क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने चार्जेस, पोटेंशियल और करंट को कवर कर रखा है ऑलरेडी। नाउ इन दिस वीडियो we'll learn about Ohm's law, which is the next part of this chapter. Okay, now Ohm's law को जानने के लिए सबसे पहली चीज़ we need some basic things. हमें यहाँ ज़रूरत होगी एक कंडक्टर की। ठीक है, अब कंडक्टर क्या है? एक नॉर्मल सा वायर हो सकता है जो हम अपने घरों में वायरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ देयर आर टू स्टेप्स दैट वी हैव टू थिंक। सबसे पहले देखो, ये एक वायर है, ठीक है, ये वायर रूम टेम्परेचर पे हमने रख दिया। अब ये सोचो कि इस वायर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो आप लोग हैं, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, मैंने यहाँ प्लस लिया हुआ है समझने के लिए, माइनस भी ले सकते हैं तो मैंने प्लस लिया है, राइट। एंड लेट्स कॉल देम गीता एंड बबीता ऑफ दंगल मूवी, ठीक है। तो ये गीता एंड बबीता है। अब ये सोचो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये वायर कहीं पड़ा हुआ है चुपचाप, यानी इनके पिताजी यहाँ नहीं है, तो क्या होगा? ये लोग रैंडमली दौड़ेंगे, रैंडम मोशंस करेंगे, आपस में टकराएंगे और अपनी ही एनर्जी को लॉस करते रहेंगे। अब होगा ये कि जो वायर के बाहर है उनको ये पता नहीं चल पाएगा कि अंदर कौन है, यानी कि हमें वायर में कोई करंट नहीं मिलेगा इनिशियली। ये केस फर्स्ट है, डन। यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सारे जितने भी वायर्स होते हैं उनमें यही होता है कि अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? रैंडमली मूव करेंगे, दौड़ेंगे इधर उधर, आपस में टकराएंगे, कोलिजन होगा और अपनी एनर्जी लॉस करेंगे और हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर क्या हो अगर इनके पिताजी आ जाए, ठीक है, बापू इनके आमिर खान, तो नाउ थिंक कि ये आ गए यहाँ पे इनके पिताजी, ये वायर था। अब सोचो कि जैसे ही ये आएंगे, अंदर बैठे ये लोग क्या करेंगे? अब रैंडम मोशन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देंगे। तो ये इनके पिताजी आ चुके हैं, इनके हाथ में डंडा है, मान लेते हैं इस पर प्लस चार्ज है, और ये गीता बबीता जो है ये भी प्लस थी। तो हुआ ये कि जैसे ही इनके पिताजी आते हैं ये एक डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देती हैं। अब इनके पिताजी का नाम हमने रख दिया पोटेंशियल और इनका नाम हमने रख दिया है करंट। तो ओम्स लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल लगाओगे, जितना ज़्यादा ये पीटेंगे, उतना ही तेज ये भागेंगी, यानी उतना ही ज़्यादा हमें करंट मिलेगा। दिस इज ओम्स लॉ, राइट। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? कि जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे किसी भी कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे करंट फ्लो होगा। दिस इज द ओम्स लॉ, डन। हाँ, कुछ शर्तें हैं ओम्स लॉ के लिए कि वायर आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जला हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि जो फिजिकल स्टेट है वायर की वो आपको चेंज नहीं करना है। तो ये हो गया ओम्स लॉ कंप्लीट। अब ओम्स लॉ में यहाँ पे अगर हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करें तो देखो क्या स्टेटमेंट था? जितना ज़्यादा पोटेंशियल लगाएंगे, जितना ज़्यादा पोटेंशियल लगाएंगे ये इनको पीटेंगे, यानी जितना यहाँ प्लस लगाओगे उतना तेज ये भागेंगे, यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा यहाँ पे करंट फ्लो होगा। ये डायरेक्ट रिलेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V से दिखाया है और करंट को I से, ये प्रोपोर्शनल। और ये बहुत बेसिक चीज़ है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया है R। सो R इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदलता, और इसका नाम फर्दर रखा गया क्या? रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतिरोध। तो ये आपका ओम्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है, थ्योरेटिकल पार्ट और मैथमेटिकल, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ के 3 पार्ट्स में ओम्स लॉ को हम डिफाइन करते हैं। पहला थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने यहाँ बता दिया। नेक्स्ट है कि आप इसको प्रूव करके बताओ। तो बहुत सिंपल है ओम्स लॉ को प्रूव करना। सर्किट डायग्राम पूछा जा चुका है एग्जाम से, तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो सिंपल है, हमने क्या कर लिया, एक बैटरी लगा लिया। भाई बैटरी चाहिए, जो पिताजी का काम करेगा, बापू का काम, बैटरी हो गया। यहाँ पे हमने की लगा लिया है। ये वायर है नॉर्मल, रास्ते में हमने एमीटर लगाया है। एमीटर क्या करता है? करंट को नापता है, और ये हमेशा रास्ते में लगाएंगे, मतलब सीरीज में लगाएंगे। आगे जाते हैं, ये बल्ब है जो बताएगा कि यहाँ करंट आ रहा है या नहीं, और ये सामने हमने पैरेलल लगा दिया है वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज को नापेगा या पोटेंशियल डिफरेंस को नापेगा। एंड देन फाइनली वी हैव रियोस्टेट। रियोस्टेट का क्या काम है? ये सर्किट के रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, कभी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा सर्किट है, बस बैटरी है, वायर है, बस ये नॉर्मल सा सेटअप है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है? तो देखो बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ है, डायरेक्टली हम लोग समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि रियोस्टेट को कहीं पे सेट करके छोड़ दिया, ठीक है, किसी भी वैल्यू पे, और हमने क्या किया, यहाँ पे की प्रेस किया, यानी सर्किट ऑन हुआ। तुरंत यहाँ से क्या होगा भाई? जैसे सर्किट ऑन होगा, ये बैटरी है, बापू है, ये मारेंगे अंदर बैठे हुए गीता बबीता को, तो ये दौड़ेंगी और दौड़ेंगी तो यहाँ करंट फ्लो होगा। तो तुरंत हमें एमीटर का रीडिंग नोट करना है और करंट आगे जाएगा, और फिर तुरंत हमें वोल्ट मीटर का रीडिंग नोट करना है,
ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, वोल्ट मीटर का रीडिंग नोट किया, मान लेते हैं 1 वोल्ट, और एमीटर का रीडिंग नोट किया हमने 1 एम्पियर फॉर सम वैल्यू ऑफ रियोस्टेट। फर्दर अगर जाए तो इस बार हमें क्या करना है, हमें रियोस्टेट को कहीं और सेट कर लेना है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज कर लेनी है। तो समझ लीजिए, मान लो हमने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू कुछ चेंज कर ली, कहीं और बना दिया। फिर से तुरंत हमें जाके देखना है कि एमीटर में कितना करंट आया और वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज आया। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस बार वोल्टेज जो शो कर रहा है वो 2 वोल्ट है और करंट 2 एम्पियर है। इज इट ओके? एंड सिमिलरली अलग अलग वैल्यू के लिए रियोस्टेट के हमें बस वोल्टेज और करंट को जाके यहाँ पे मेजर कर लेना है, यही प्रैक्टिकल है। अब हमें करना ये है, रिजल्ट के फॉर्म में देखना है। तो अगर मैं कहूँ कि V1 अपॉन I1 अगर हम ले 1/1, तो ये 1/1 क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम V2 अपॉन I2 लें तो अगेन बताओ 2/2 क्या आएगा, फिर से कट के 1 आएगा। तो हर बार जो रेशियो लेंगे तो कट के 1 आएगा, यानी हम देख रहे हैं कि हर बार रेशियो क्या है, सेम है, यानी ये रेशियो हर बार सेम है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये रेशियो कांस्टेंट है। हेंस ओम का नियम यहाँ पे वेरीफाइड होता है। ये लैब में करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता, बट फिलहाल बोर्ड पे ही। ओके, तो ये हो गया ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल, जो हमने देख लिया कि कैसे करना है। सर्किट सिंपल है, सर्किट के बाद रीडिंग कैसे लेना है, तो यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया है और ये वैल्यूज है, वहाँ पे हमने रेशियो से प्रूफ कर दिया। ये सेकंड पार्ट पूरा हो गया, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रूफ। और लास्ट पार्ट जो ओम्स लॉ का है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, बहुत सिंपल है। आपको ये करना है, जैसे मान लो V1 अपॉन I1, आप इसको X और Y मानो, ठीक है। तो चलो अगर मैं कहूँ इसको रिप्रेजेंट करो V1 अपॉन I1 को ग्राफ में, तो क्या हो जाएगा 1,1 1,1। तो देखो X पे करंट हम गए 1 और वोल्टेज कितना मिला हमें, अगेन वोल्टेज भी 1 है तो 1 और Y पे जाएंगे 1, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें। फिर अगेन नेक्स्ट रीडिंग क्या है 2,2, तो हम क्या करेंगे X पे चलेंगे 2 और Y पे चलेंगे 2, फिर से यानी करंट भी 2 एम्पियर था तो वोल्टेज भी 2 वोल्ट था, फिर से एक पॉइंट मिला। एंड सिमिलरली नेक्स्ट रीडिंग है 3,3, तो हम X पे चलेंगे 3 और Y पे चलेंगे 3, तो हमें फिर से एक पॉइंट मिला। और जब हम इन सब को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, यानी ओम्स लॉ में जो भी हम ग्राफ खींचेंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ कंप्लीट, जिसके 3 पार्ट्स हम लोगों ने देख लिया। थ्योरी, जितना ज़्यादा पिताजी मारेंगे पोटेंशियल लगाएंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, गीता विगीता दौड़ेंगी। थ्योरेटिकल पार्ट पूरा, ये है सर्किट डायग्राम जिसे हम प्रूव करते हैं प्रैक्टिकल। दिस इज द ग्राफ, so this is the table and this is the graphical representation of Ohm's law. Clear? One more thing, as a note के फॉर्म में, जैसे आप ये सोचें कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसा वायर है, या मान लो वायर की जगह मैंने जो है प्लास्टिक ले लिया, ठीक है, प्लास्टिक का था नॉर्मल, सिर्फ प्लास्टिक। तो अगर मैं प्लास्टिक ले लूँ और उसको एक बैटरी से जोड़ दूँ, तो क्या कभी उसमें करंट फ्लो होगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी आप यहाँ पे वोल्टेज तो दे रहे हैं, चाहे जितना वोल्टेज देना है दे दीजिए, पर आपको करंट क्या मिलेगा? 0। तो यानी कि ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ओम के नियम को सिर्फ और सिर्फ कौन फॉलो करेगा? ओनली कंडक्टर्स, जिनमें आप जैसे ही वोल्टेज लगाएंगे तुरंत करंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। फॉलो कौन नहीं करता? तो जितने इंसुलेटर हैं, बैड कंडक्टर्स, वो नहीं करते हैं। इनके अलावा सेमी कंडक्टर्स भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते सेमी कंडक्टर्स? देखो सेमी कंडक्टर्स का कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास एक सेमी कंडक्टर है और अगर मैंने यहाँ इसको बैटरी से जोड़ दिया, तो होगा ये कि शुरू में जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कोई करंट नहीं मिलेगा, यानी हमें करंट 0 मिलेगा, ठीक। अगर हम शुरू में क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएं, ये मान लेते हैं कि वोल्टेज हम इधर बढ़ा रहे हैं और करंट को ऊपर दिखाते हैं, तो अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो ऊपर नहीं बढ़ेंगे, यानी करंट 0 होगा। और एकाएक इसमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है, यानी कि फॉर सेमी कंडक्टर्स शुरू में करंट 0 है, यानी ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, और बाद में एकाएक खूब सारा करंट मिलता है। तो यानी ओम्स लॉ को सिर्फ कंडक्टर्स फॉलो करते हैं, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर फॉलो नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम इन दोनों को नॉन ओमिक डिवाइस भी कहते हैं या सब्सटेंस कहते हैं। थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ में आया है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।